पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी अप्रोच है जो दुनिया को देखने का पूरा तरीका बदल देती है। जब हम ट्रेडिशनल आइडियाज़ और फिक्स्ड मीनिंग्स पर डाउट करना शुरू करने लगते हैं, तब पोस्ट मॉडर्निज्म का फेज़ आता है। आज हम समझेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म एग्जैक्टली क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और किस तरह से लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर पर इसका डीप इम्पैक्ट पड़ा। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड ब्रेकिंग द यूजुअल पैटर्न्स। लेट्स अंडरस्टैंड पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है जो 20th सेंचुरी के मिड में स्टार्ट हुआ था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ये मूवमेंट ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग मैथड्स को चैलेंज करता है और नए अनकन्वेंशनल तरीके अपनाता है। सोच के देखिए, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई क्लियर बिगिनिंग, मिडल या एंड नहीं, कैरेक्टर्स को खुद नहीं पता कि वो स्टोरी में क्या है और कौन है, और राइटर आपको डायरेक्टली एड्रेस करता है। ये सब पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के फीचर्स हैं। In short, postmodernism is a cultural, intellectual, and artistic movement that emerged in the 20th century as a reaction against the idols of modernism. हर मूवमेंट अपने से पिछली मूवमेंट के अगेंस्ट एक रिएक्शन होती है, और पोस्ट मॉडर्निज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन था, एक रिएक्शनरी मूवमेंट थी। अगर हम इसके टाइम फ्रेम को देखें तो ये 1960s के बाद स्टार्ट हुआ था। पोस्ट मॉडर्निज्म ने लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी और कल्चरल क्रिटिसिज्म सबको बहुत इन्फ्लुएंस किया था। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए आपको कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। पोस्ट मॉडर्निज्म की पहली कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेगमेंटेशन। जब स्टोरी नॉन लीनियर होती है और सारे इवेंट्स डिसकनेक्टेड होते हैं तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डी लिलो का वाइट नॉइज पढ़ सकते हैं, इसका सारा स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड है। ये टेक्निक मॉडर्न लाइफ के क्योर्स और अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करती है। अगली की टर्म है इंटरटेक्चुअलिटी। जब एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट के रेफरेंस या एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है तो उसे इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं। सलमान रश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन में इंडियन हिस्ट्री और मिथोलॉजी के कई रेफरेंसेस मिलते हैं। ये टेक्निक एक रिच रीडिंग क्रिएट करती है जहां रीडर्स को दूसरे वर्क्स की नॉलेज से फ़ायदा होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है मेटाफिक्शन। जब एक स्टोरी खुद के बारे में बात करती है या अपने फिक्शनल होने का जिक्र बार बार करती है तो उसको मेटाफिक्शन कहते हैं। इटालो कैल्विनो का इफ ऑन अ राइटर्स नाइट अ ट्रैवलर का एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं, जहाँ रीडर को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है और स्टोरी के अंदर और स्टोरीज भी इंक्लूड की गई हैं। ये टेक्निक रीडर्स को रिमाइंड कराती है कि वो एक फिक्शन पढ़ रहे हैं और उन्हें स्टोरी के कंस्ट्रक्शन पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जब एक वर्क मल्टीपल स्टाइल्स या जॉनर्स का कॉम्बिनेशन होता है बिना किसी मॉकिंग इंटेंट के तो उसे पैस्टिश कहते हैं। मार्गरेट एटवुड के नॉवेल्स में साइंस फिक्शन और फेरी टेल्स को ब्लेंड किया जाता है। जो टेक्निक उनकी नॉवेल्स में देखने को मिलती है वो भी पैस्टिश ही है। ये टेक्निक डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को सेलिब्रेट करती है और एक यूनिक नैरेटिव क्रिएट करती है। पोस्ट मॉडर्निज्म की अगली फीचर है हाइपर रियलिटी। जब रियलिटी और साइमुलेशन के बीच का डिफरेंस ब्लर हो जाता है तो उसे हाइपर रियलिटी कहते हैं। जीन बॉड्रियार्ड की थियोरीज में ये कॉन्सेप्ट प्रोमिनेंट है, जहां मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड में रियल और फेक का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये टेक्निक मॉडर्न सोसाइटी में रियलिटी के परसेप्शन को क्वेश्चन करती है। अगली फीचर है आयरनी एंड प्लेफुलनेस। जब राइटिंग में ह्यूमर, सटायर या आयरनी का यूज होता है तो ये टेक्निक किसी भी सीरियस सब्जेक्ट को चैलेंज करती है। ये टेक्निक डिफिकल्ट टॉपिक्स को अप्रोचेबल बनाती है और रीडर्स को एंगेज करती है। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में आयरनी और प्लेफुलनेस मॉडर्न लिटरेचर के मुकाबले बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मैजिक रियलिज्म भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसका मतलब है कि जब रियलिस्टिक सेटिंग्स में मैजिकल एलिमेंट्स को सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाए तो उसे मैजिक रियलिज्म कहते हैं। सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन में जो कैरेक्टर्स हैं उनके पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज होती हैं, लेकिन वो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया गया है। ये टेक्निक रियलिटी और फैंटेसी के बीच की बाउंड्रीज को ब्लर करती है। पोस्ट मॉडर्न एज के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनके बारे में और उनके टेक्स्ट के बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। पहले थिंकर हैं जीन फ्रैंकोइस ल्यूटार्ड। ये मेटा नैरेटिव्स को क्रिटिक करते हैं और डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस को एम्फेसाइज करते हैं। अगले थिंकर हैं जीन बॉड्रियार्ड। इन्होंने हाइपर रियलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और मीडिया और टेक्नोलॉजी पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था इसकी स्टडी की थी। अगले थिंकर हैं फ्रेडरिक जेम्सन। ये पोस्ट मॉडर्निज्म को कैपिटलिज्म का कल्चरल लॉजिक मानते हैं।
और कल्चर के कमोडिफिकेशन को हाईलाइट करते हैं। अगले थिंकर हैं मिशेल फूको। इन्होंने पावर और नॉलेज के रिलेशन को स्टडी किया है। अगले इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जैक डेरिडा। इन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की थियोरी को डेवलप किया था, जो कि टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट्स को समझने का एक क्रिटिकल मेथड है। अब कुछ नोटेबल ऑथर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पोस्ट मॉडर्न टेक्निक से अपने वर्क्स को लिखते थे और उनको एग्जामिन करते थे। पहले ऑथर हैं थॉमस पिंचिन। ये अमेरिकन थे। इनके नोटेबल वर्क्स हैं ग्रेविटी, रेनबो, द क्राइंग ऑफ लॉट 49, शैडो टिकट्स। ये शैडो टिकट्स जो नॉवल है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि नॉवल अब तक पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन ये अपकमिंग नॉवल है जो कि 2025 में, मतलब कि इसी साल पब्लिश होगी, और ये 1930s में सेट है, तो ये आपको याद रखना है, और ये डिटेक्टिव स्टोरी है। अगली इंपॉर्टेंट राइटर है मार्गरेट एटवुड। ये कैनेडियन है बाई नेशनलिटी और एक विमेन राइटर हैं। इनके नोटेबल पोस्ट मॉडर्न वर्क हैं द हैंडमेड्स टेल। इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी आपको याद रखना है 1985, और एक डायस्टोपियन नॉवल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट वर्क है इनका ऑरिक्स एंड क्रैक। नेक्स्ट है एलियास क्रेज, और लास्ट है द टेस्टामेंट्स, जो कि 2019 में ही पब्लिश हुआ है, और ये एक सीक्वल है द हैंडमेड्स टेल का। ये भी क्वेश्चन बनता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबको इसके बारे में नहीं पता होगा। अगले राइटर हैं सलमान रश्दी। इनकी नेशनलिटी है इंडियन ब्रिटिश, और इनके नोटेबल वर्क्स हैं मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि 1981 में पब्लिश हुआ था। बहुत फेमस नॉवल है ये। मैजिक रियलिज्म की बात करता है। 1947 पार्टीशन के आसपास का टाइम दिखा रखा है उसमें। पार्टीशन की जो नाइट है, बल्कि उसी का टाइम दिखा रखा है। अगर आप ये नॉवल नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। अगला है द सैटेनिक वर्सेस। 1988 में ये लिखा गया था, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल नॉवल है जिसके अंदर फैंटेसी और रियलिटी की थीम्स को मर्ज किया गया है। इनका अगला वर्क है द मूर्स लास्ट सिंग, जो एक मल्टी जनरेशनल टेल है जो आर्ट, पॉलिटिक्स और फैमिलीज को रिफ्लेक्ट करती है। सलमान रश्दी का भी 2025 में एक अपकमिंग नॉवल है जिसका नाम है द 11th आवर। अभी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन इन राइटिंग है और इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले राइटर है इटालो कैल्विनो, और ये इटालियन है बाय नेशनलिटी। इनके पॉपुलर पोस्ट मॉडर्न वर्क हैं इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर, 1979 में लिखा गया था, और ये भी एक मेटाफिक्शनल नॉवल है। इनविजिबल सिटीज 1972, द कैसल ऑफ क्रॉस डेस्टिनीज 1973 में लिखा गया था। इस नॉवल में बहुत सारी स्टोरीज हैं जो टैरो कार्ड एज अ डिवाइस यूज करके उन सारी स्टोरीज को यूज करते हैं अलग अलग लोगों का फेट एक्सप्लोर करते हुए या फेट को के बारे में बताते हुए। ये बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे जरूर पढ़िए। अगली नॉवल है कॉस्मिक कॉमिक्स, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कंबाइनिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट विद whimsical टेल्स। मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन और उसके बाद मॉडर्निज्म करके अब हम पहुंचे हैं पोस्ट मॉडर्न थियोरी के ऊपर। आइए पहले समझते हैं कि पोस्ट मॉडर्न थियोरी क्या होती है, फिर हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए, जिसमें हम पोस्ट मॉडर्निज्म के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑथर्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर हमने 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं और इन क्वेश्चंस को हम फटाफट रीड करते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म? जीन फ्रैंकोइस लुटार्ड। What is the central idea of postmodernism? The rejection of grand narratives and objective truth, यहाँ तक एक ऑप्शन मिल सकता है आपको, and embracing relativism and diversity in meaning, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। What is the main characteristics of postmodern literature? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे फ्रेगमेंटेशन, इंटरटेक्चुअलिटी, मेटाफिक्शन और इसके साथ साथ मैजिक रियलिज्म, हाइपर रियलिटी, ये भी इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म पोस्ट मॉडर्न? कई बार ऐसा होता है कि टर्म कॉइन करने वाला कोई और होता है और पॉपुलर करने वाला कोई और, लेकिन यहाँ पर दोनों ही केसेस में एक ही इंसान का नाम आपको याद रखना है, एक ही थिंकर है हमारे पास, जीन फ्रैंकोइस लुटार्ड। What is grand narrative in postmodernism? Postmodernism में grand narrative किसे कहा जाता है? A large overarching story or ideology that claims to explain all aspects of reality, उसे grand narrative कहते हैं। What does meta narrative mean? एक grand narrative आपको याद रखना है और एक meta narrative भी आपको याद रखना है। A narrative that legitimizes the value of a society or culture through totalizing stories. एक ऐसा नैरेटिव या कहानी जो सोसाइटीज की वैल्यू और कल्चर को
लेजिटिमेसी देता है, उनको अच्छा बताता है, उनको सही बताता है अलग अलग स्टोरीज का यूज करके, उसे हम कहते हैं मेटा नैरेटिव। What is intertextuality? The relationship between text where one text reference or is influenced by another. जब एक टेक्स्ट किसी दूसरे टेक्स्ट, फिल्म, स्टोरी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स या कोई भी ऐसे इवेंट से इन्फ्लुएंस हो, उसे हम इंटरटेक्चुअलिटी बोलते हैं। What is the main feature of post modern architecture? ये क्वेश्चन लिटरेचर का नहीं है, लेकिन फिर भी जो पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स हैं उसके अंदर भी तो आर्किटेक्चर है, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या क्या ऐसा आर्किटेक्चरल चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। एक्लेक्टिसिज्म एंड ब्रेकिंग ट्रेडिशनल फॉर्म्स, ये इसकी आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं। विच पोस्ट मॉडर्न थियरिस्ट इज नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट्स द डेथ ऑफ द ऑथर? ये आपको ज़रूर आता होगा और इसका आंसर है रोलाबाथ। What is simulacra in postmodernism? The idea that symbols or images no longer represent reality but instead create a reality of their own, उसे हम simulacra कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बॉड्रियार्ड ने अपनी थियोरी में दिया था। Who wrote the postmodern condition? Postmodern condition ये एक टेक्स्ट का नाम है, ये किसने लिखा था? And the answer is Jean-Francois Lyotard. What does postmodernism say about truth? ट्रुथ के बारे में postmodernism ने क्या कहा है? Truth is subjective and constructed, not objective or universe. सबका सच अलग अलग है, सब्जेक्टिव है ट्रुथ, और उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो यूनिवर्सल नहीं होता। एक चीज जो यहाँ सच है जरूरी नहीं कि वो पूरी दुनिया में सच हो, इसीलिए ट्रुथ एक सब्जेक्टिव चीज है, ना कि ऑब्जेक्टिव। What is hyperreal? A state where the distinction between reality and simulation blur as described by Baudrillard. Baudrillard का कॉन्सेप्ट था हाइपर रियलिटी का, और इसका मतलब है जहाँ पर रियलिटी और साइमुलेशन के बीच की जो बाउंड्री है वो ब्लर हो जाए, खत्म हो जाए, उसे हम हाइपर रियल कहते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? अरुंधति रॉय। अब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के ऑथर के बारे में यहाँ क्यों पूछा गया है? क्योंकि अरुंधति रॉय भी एक पोस्ट मॉडर्न राइटर है, और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पोस्ट मॉडर्न राइटिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस टेक्स्ट में आपको फ्रेगमेंटेशन, हाइपर रियलिटी, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग और इंटरटेक्चुअलिटी देखने को मिलती है। व्हाट डज मॉडर्निज्म थिंक अबाउट हिस्ट्री? हिस्ट्री के बारे में पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है उनके क्या विचार हैं? हिस्ट्री इज नॉट लीनियर और ऑब्जेक्टिव प्रोग्रेशन बट इट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। हिस्ट्री जो होती है उसका कोई ऑब्जेक्टिव प्रोग्रेशन नहीं होता, उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। Who is known for the concept of pastiche in postmodernism? And the answer is Frederick Jameson. आपको ये नाम याद रखना है, pastiche, और इसका propound जिसने किया था ये concept, उनका नाम है Frederick Jameson. What is pastiche in postmodernism? Pastiche क्या टेक्निक है postmodernism में? A blend or imitation of various styles and genres, often without irony or original meaning. ये हमने डिस्कस किया था कि पैस्टिश का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे जॉनर्स को कंबाइन कर दिया जाए। व्हाट इज डिकेडेंस इन पोस्ट मॉडर्न थॉट? डेकेडेंस क्या है पोस्ट मॉडर्न थॉट में? अ सेंस ऑफ कल्चरल डिक्लाइन एंड मॉरल डिसइंटीग्रेशन ऑफन डिपिक्टेड इन पोस्ट मॉडर्न वर्क। पोस्ट मॉडर्निज्म के ऐसे वर्क्स जिसके अंदर कल्चरल डिक्लाइन देखने को मिले और मॉरल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिले, उसे डेकेडेंस कहते हैं, या उस टेक्निक को डेकेडेंस कहते हैं। What is the key concept in Derrida's postmodern philosophy? ये हमने करा हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट है deconstruction, जिसका मतलब है unpacking the instability of meaning in language. बाइनरी ओपोजिशंस को ढूंढना और मीनिंग को समझना, टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करके उसके मीनिंग्स निकालना, जो हिडन मीनिंग्स हैं उनको सामने ले आना, ये सब डिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है। What does fragmentation refer to in postmodernism? The breaking up of narratives, identity and forms into disconnected और incomplete part. देखिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब सिर्फ नैरेटिव को ब्रेक डाउन करना नहीं है। जब आइडेंटिटीज, जो कैरेक्टर्स हैं उनकी आइडेंटिटीज जब ब्रेक डाउन होंगी तो वो भी फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है। व्हाट इज मेटाफिक्शन? Fiction that self-consciously refers to its own status as a work of fiction. जिस फिक्शन को पढ़कर आपको बार बार ये एहसास हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, वो फिक्शन है, और आपका ध्यान कहानी से कहीं ज़्यादा उसके राइटिंग स्टाइल की तरफ जाए, उसे मेटाफिक्शन कहते हैं। Which postmodern theorist is associated with death of the subject? देखिए, डेथ ऑफ द ऑथर तो रोला बात है जिनको एसोसिएट किया गया है, लेकिन डेथ ऑफ द सब्जेक्ट ये भी एक कॉन्सेप्ट है, और इसको प्रपाउंड किया है मिशेल फूको ने। व्हाट इज फूकोज पेंडुलम?
फूकोस पेंडुलम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है यूजीसी नेट में। अ नॉवल बाय उम्बर्टो इको सिंबलाइजिंग द इंटरप्ले बिटवीन नॉलेज, पावर एंड नरेटिव कंस्ट्रक्शन, इसी को फूकोस पेंडुलम कहा गया है। हु रोट सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन, ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगे जब आप पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, और इसका आंसर है जीन बॉड्रियार्ड। व्हाट डज पैरोडी मीन इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? अ ह्यूमरस और आयरनिक इमिटेशन ऑफ अदर वर्क्स ऑफन फॉर क्रिटिक और प्लेफुल सबवर्जन। जब आप किसी दूसरे वर्क की, किसी दूसरे नॉवल की इमिटेशन करते हैं और वो बहुत ही प्लेफुल तरीके से होती है, एक तरह से उसका मजाक उड़ा रही होती है, तो उसको हम पैरोडी कहते हैं। व्हाट इज हाइपर रियलिटी? अ कंडीशन इन विच द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी बिकम्स मोर रियल देन रियलिटी इटसेल्फ। ऐसी कंडीशन जब रियलिटी जो है वो बहुत ज्यादा रियल लगने लग जाए, इसका मतलब ये है कि रियलिटी से कहीं दूर लगने लग जाए, उसको हम हाइपर रियलिटी कहते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर मिक्सिंग ऑफ हाई एंड लो कल्चर इन पोस्ट मॉडर्निज्म? इसका आंसर है कल्चरल प्लूरलिज्म। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार नेट में पूछते हैं कि कल्चरल प्लूरलिज्म क्या होता है, और इसका मतलब है जब आप हाई और लो कल्चर को मिक्स करना शुरू कर दो, और ये पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत यूज होता है, उसको हम कल्चरल प्लूरलिज्म कहते हैं। विच पोस्ट मॉडर्न वर्क चैलेंजेस द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ द नॉवल? नॉवल की जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं कि नॉवल जो है उसके अंदर एक परफेक्ट बिगनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए, उसके अंदर एक सिमेट्री होनी चाहिए, प्लॉट का अरेंजमेंट होना चाहिए, ये सारी बाउंड्रीज किसकी नॉवल में चैलेंज हुई हैं और कौन तोड़ता है? पोस्ट मॉडर्न वर्क किसका है? तो उसका आंसर है द क्राइंग लॉर्ड 49 बाय टॉमस पिंचन। व्हाट इज द पोस्ट मॉडर्न व्यू ऑन लैंग्वेज? लैंग्वेज के बारे में पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या सोचते हैं? लैंग्वेज इज अनस्टेबल एंड कैन नेवर फुल्ली कैप्चर और रिप्रेजेंट रियलिटी। लैंग्वेज जो है वो अनस्टेबल होती है और वो रियलिटी को कभी कैप्चर नहीं कर सकती, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रियलिटी को कैप्चर कर ले। तो वही पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, वो सोचते हैं लैंग्वेज के बारे में। व्हाट इज द रोल ऑफ प्ले इन पोस्ट मॉडर्निज्म? प्ले का क्या मतलब है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स के अकॉर्डिंग? Play emphasizes fluidity, experimentation, and a rejection of fixed rules and structures in art, literature, and culture. प्ले का मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, फिक्स्ड रूल्स को रिजेक्ट करते हैं, फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स को रिजेक्ट करते हैं, और इनका मानना है कि लिटरेचर इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। पोस्ट मॉडर्निस्ट थियरी ही पूरी एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर एक ऐसा फील्ड है जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज करता है और रीडर्स को नए पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए मजबूर करता है। इसमें एक्सपेरिमेंटेशन, डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थियरी और पोस्ट फेमिनिस्ट के ऊपर। इन सारे लेक्चर्स को मेरे साथ करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।